हमने कई लोगों को एक उदाहरण देते हुए देखा है कि जब कोई बाल्टी पानी से ऊपर तक भर जाती है तो फिर उसमें थोड़ा भी आप पानी डालेंगे तो वो ओवरफ्लो होकर के बाल्टी से बाहर आ जाएगा। इसी बात को वो स्वप्न दोष की स्थिति से भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। शरीर में वीर्य का निर्माण होता है तो वो शरीर से बाहर भी चला जाता है स्वप्न दोष के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरह से निरर्थक है, पूरी तरह से गलत है। इस बात को आप इस तरीके से समझें कि एक व्यक्ति है जिसने वीर्य नाश किया है, जो संयम से नहीं चला है, आज उसका शरीर कमजोर हो गया है, बलहीन हो गया है, तेजहीन हो गया है और अब उसे सप्ताह में कई कई बार स्वप्न दोष की स्थिति बन रही है। तो क्या आप ये कहेंगे कि एक बलहीन तेजहीन व्यक्ति के शरीर में इतना अधिक वीर्य निर्माण हो रहा है कि उसका शरीर उस वीर्य को एक सप्ताह तक भी धारण नहीं कर पा रहा है? क्या इतना अधिक वीर्य निर्माण हो गया? दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जो कि संयम से चल रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जिसके शरीर में बल है, हष्ट पुष्ट है वो, और उसे महीनों तक स्वप्न दोष की स्थिति नहीं बन रही है। तो क्या आप ये कहेंगे कि एक कमजोर व्यक्ति के शरीर में अधिक वीर्य निर्माण हो रहा है और एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति, ब्रह्मचारी व्यक्ति के शरीर में कम हो रहा है? आप भी यही कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर इसे स्वप्न दोष की स्थिति क्यों नहीं बन रही है? इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्वप्न दोष होगा ही। अगर आप संयम से चलें, अगर आप कुछ नियमों का पालन करें तो आप इस स्थिति को रोक सकते हैं और ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं कि जहां लंबे समय तक आपको स्वप्न दोष की स्थिति नहीं बन रही है। इससे आपको कई तलों पर लाभ होंगे, अनेक प्रभाव देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये, कई व्यक्ति कहते हैं कि हमें स्वप्न दोष की स्थिति तो बन ही जाती है, तो अगर हम हस्त मैथुन आदि क्रियाएं कर लेते हैं तो इसमें भी वही बात है। इसमें अंतर क्या है? देखिए, इसमें भारी अंतर है और इसे आप इस प्रकार से समझें कि एक बच्चा है, उसके हाथ से कोई वस्तु गिर जाती है, वो टूट जाती है, तो माता पिता भी देख करके उसे यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, तुम इसे तोड़ना चाहते तो नहीं थे, ये टूट गई, गलती हो गई तुमसे, आगे से तुम ध्यान रखना। लेकिन अगर वही बच्चा किसी वस्तु को उठाता है और जमीन पर पटक देता है, तोड़ देता है, दूसरी वस्तु को फिर से तोड़ देता है, तीसरी को फिर से तोड़ देता है, तो माता पिता भी यही कहेंगे कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, तुम ये बार बार गलती दोहरा रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। इसी तरीके से आप समझें कि जब आप हस्त मैथुन आदि क्रियाएं कर रहे हैं तो वो कोई गलती से नहीं हो रहा है या फिर वो पूर्व के संस्कारों की वजह से नहीं हो रहा है, आप उसे जानते बूझते कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका 3 अलग अलग तलों पर पतन होता है। पहली बात है आध्यात्मिक तल पर, जब स्वप्न दोष की स्थिति पूर्ववत संस्कारों से बन रही है तो आप उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके मनोभाव तो ये है कि ये स्थिति ना बने। ऐसी स्थिति में आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, ईश्वर की तरफ से आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है जिससे कि आप अपने जीवन को और अधिक संयम की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत क्रिया कर रहे हैं तो आप उस बच्चे की तरह जानबूझकर उस गलती को कर रहे हैं और उस स्थिति में जैसे उस बच्चे को माता पिता ने डांटा, आपको परमात्मा की तरफ से भी प्रताड़ना ही मिलेगी, क्योंकि आप संयम का मार्ग छोड़ करके भोग के मार्ग पर जा रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियां एक जैसी नहीं हैं। पहली बात आध्यात्मिक तल पर। दूसरी बात शारीरिक तल पर, जब स्वप्न दोष होता है तो व्यक्ति के अंदर उतनी उत्तेजना नहीं होती है जितनी कि वो गलत क्रिया करता है तब होती है। हमारे कितने बंधु पोर्न वीडियो घंटों घंटों तक देख रहे हैं, अश्लील चिंतन कर रहे हैं, तो जो वो एक ऊर्जा है उसका अधोगमन बहुत अधिक होना शुरू हो जाता है। उनके पूरे शरीर में जैसे शिथिलता आ जाती है, पूरी ऊर्जा का नाश हो जाता है और फिर वो जब गलत क्रिया करते हैं तो पूरी ऊर्जा शरीर से बाहर जाती है, जबकि स्वप्न दोष की स्थिति में उतनी हानि नहीं होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्वप्न दोष में और गलत क्रिया में अंतर नहीं है, अंतर है, उसमें अधोगमन ऊर्जा का अधिक हो रहा है जो आप गलत क्रिया कर रहे हैं। तो इस तल पर भी आपको संभलना होगा। तीसरी बात यहां पर है मानसिक तल पर। मानसिक तल पर यह समझें कि गलत क्रिया हस्त मैथुन आदि लत है। जब व्यक्ति इसको निरंतर करता रहता है तो इसकी एक ऐसी आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि फिर इसकी कोई सीमा नहीं रहती। कितने बंधु हमें मिलते हैं जो कहते हैं दिन में 4 बार 5 बार ऐसे हस्त मैथुन हमने किया है। कोई बात है ये कितनी अधिक मानसिक उनकी स्थिति गिर चुकी है, पतन हो चुका है कि उन्हें पूरा दिन कोई दूसरा काम नहीं, वो इसी क्रिया में लगे हुए हैं। यहां तक भी स्थिति पहुंच सकती है। आप जब हस्त मैथुन आदि करते हैं तो ये एक लत है, लेकिन स्वप्न दोष एक लत नहीं है। स्वप्न दोष पूर्ववत संस्कारों के कारण बनने वाली एक स्थिति है जिसे आप भी रोकना चाहते हैं।
तो आप भूल कर भी ये ना समझें कि हस्त मैथुन में और स्वप्न दोष में अंतर नहीं है, स्वप्न दोष तो होना ही है तो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं और इनमें भारी अंतर है। अब हम समझते हैं कि आप स्वप्न दोष को रोकने के लिए और इस स्थिति से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस विषय को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजों को छोड़ना होगा जो कि आपके लिए हानिकारक हैं। इनमें सबसे पहली चीज है कोई भी खट्टा आहार जो कि बहुत अधिक खट्टा है, ऐसे स्वाद को आपको छोड़ना होगा, ऐसी चीजों का त्याग करना होगा। आपको दूसरे स्थान पर सोने से 2 घंटा पहले आहार ले लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने अभी कुछ आहार लिया और अभी आप सोने के लिए चले गए, ऐसा आपको नहीं करना है। तीसरे स्थान पर ध्यान रखना है कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आपको लघु शंका का वेग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है वेग बना हुआ है, प्रेशर है और आप सोने के लिए चले गए, इससे भी हानि होती है, स्वप्न दोष की स्थिति बढ़ती है। चौथे स्थान पर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बनती है तो इससे आपकी अपान वायु प्रकुपित होती है और अपान वायु का कार्य होता है शरीर से निष्कासन करना, बाहर ले जाना मलों को। तो जब ये प्रकुपित हो जाती है तो ये वीर्य को भी शरीर से बाहर ले जाने का कार्य करती है। तो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति से आपको बचना है। इसके लिए हमने पहले मार्गदर्शन किए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन सब चीजों को आप करते हैं, उन क्रियाओं को करते हैं, तो आपको उसमें अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। 5वें स्थान पर आपको 4 बजे तक उठ जाना है। सुबह कोशिश करनी है कि 4 बजे तक उठ जाएं। अगर 4 बजे अभी नहीं हो पा रहा है तो 5 बजे तक आप उठ जाएं, लेकिन आप बहुत देर तक सोते रहते हैं तो इससे तामसिकता बढ़ती है और तामसिकता में ये गलत प्रकार के विचार, गलत प्रकार से मस्तिष्क चलना शुरू हो जाता है और स्वप्न दोष की स्थिति अधिक बनती है। 6ठे स्थान पर आपको पुष्टिकारक आहार लेना है जो कि शरीर में बल को बढ़ाने वाला होता है। इससे वीर्य धातु पुष्ट होगा, क्योंकि जितना अधिक पतला वीर्य आपका रहेगा उतनी ही स्वप्न दोष की स्थिति अधिक बनेगी। तो आपको पुष्टिकारक आहार लेना है। और 7वें स्थान पर आपको अपने विचारों का ध्यान रखना है। हर उस चीज को छोड़ना है जो कि आपके विचारों को गलत दिशा में ले जाती है, अश्लीलता की तरफ ले जाती है। गलत चिंतन जैसे ही बनने लगा तुरंत सजग हो जाएं और तुरंत उसे रोकें, हटाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो विचार शुद्ध हो जाएंगे और विचार शुद्धि से ही स्वप्न दोष से बचा जा सकता है। अन्यथा आप कितना योग कर लें, कितना कुछ नियमों का पालन कर लें, लाभ तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप उस स्थिति में नहीं पहुंच सकेंगे जब तक आप विचारों पर अंकुश नहीं लगाएंगे। तो बस इन नियमों का आपको ठीक तरीके से पालन करना है। अब आगे बढ़ते हुए जो बहुत ही आपके लिए अच्छा कार्य करने वाली है स्थिति, वो है योग अभ्यास। योग अभ्यास में 3 तरीके के अभ्यास हैं। पहले अभ्यास हैं इन्वर्जन वाले आसन, जिसमें आपके पैर ऊपर की तरफ रहते हैं, सर नीचे की तरफ रहता है। चाहे वो सर्वांगासन हो, चाहे वो शीर्षासन हो, चाहे वो विपरीत करणी क्रिया हो, ये सभी आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं बहुत अधिक। दूसरे स्थान पर जो अभ्यास हैं वो जिन्हें केगल एक्सरसाइज भी अब कहा जाता है, यानी कि आप समझें कि अश्विनी मुद्रा, अपने एनस को संकुचित करना, मूल बंद, अपनी जननेंद्रिय और गुदा के मध्य के स्थान को संकुचित करना, इस तरीके के जो अभ्यास हैं इससे लाभ मिलते हैं। ये आपको दिन में 2 से 3 बार करने हैं और एक बार में 5 से 10 मिनट का अभ्यास करना है। शुरुआत में 5 मिनट का भी करेंगे, काफी होगा। इसके विषय में हमने पहले मार्गदर्शन विस्तार पूर्वक किया है, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा रहे हैं। सनातन हठ योग पर मार्गदर्शन किया गया है, वो आप देख लें। अब हम अपने अंतिम विषय पर बात करते हैं कि क्या औषधि हैं जो कि आपके लिए काम कर सकती हैं। बिल्कुल सरल से 2 प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। करना क्या है, कांच का एक ग्लास ले लेना है, एक पात्र लेना है और संध्या में पानी भर लेना है उसमें, और उसमें 12 ग्राम की मात्रा में आपको बबूल का गोंद डालना है और उसमें 25 ग्राम की मात्रा में आप मिश्री डाल दें। बबूल का गोंद और मिश्री, ये 2 चीज पानी में आपने संध्या में भिगो दी और सुबह उठ करके इस पानी को आपको पी लेना है। इसको अच्छे से सुबह घुमा लेना है इसमें चम्मच आदि को और उसको आपको पी लेना है। इसको आप लगभग 15-20 दिन तक प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के लिए भी बेहतर है, धातु को भी ये बढ़ाता है और ये स्वप्न दोष की स्थिति को रोकने वाला होता है। ये हमारा पहला प्रयोग है। दूसरे स्थान पर आपको सोने से पहले, लगभग जो हमने बताया 2 घंटा पहले सोने से 1 गिलास की मात्रा में आपको दूध लेना है और इसमें
4 छुहारे आपको डाल देने हैं, बड़े वाले छुहारे डालने हैं, और इसको अच्छे से पकाना है जब तक वो छुहारे जो हैं वो नरम ना हो जाएं, तब तक उसको पकाते रहें। और उसके बाद उसे थोड़ा ठंडा होने पर मिश्री डाल करके उसे आप ग्रहण कर लें, छुहारों को चबा लें। इतना आपको बस करना है। ये 2 प्रयोग हैं। जो ये दूसरा हमारा प्रयोग है ये धातु को पुष्ट करने वाला है। जैसे कि हमने कहा कि अगर वीर्य पतला पड़ जाता है तो फिर स्वप्न दोष की स्थिति बढ़ जाती है, तो वीर्य का पुष्ट होना भी जरूरी है। और इसलिए वीर्य के जो गुणवत्ता है वीर्य की, उसको बढ़ाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए ये जो आपका दूसरा प्रयोग है ये आपके लिए कार्य करेगा। तो ये 2 प्रयोग आपको औषधीय करने हैं। साथ में योग अभ्यास करना बिल्कुल ना भूलें। जो हमने आपको नियम बताए हैं उनका पालन करें। और जो हमने बात की है कि जो भ्रांति आपके मन में बैठी रहती है वो निकलनी जरूरी है, क्योंकि जब तक संशय बना रहेगा या गलत आपके मस्तिष्क में जानकारी बैठी रहेगी तब तक आप सजग नहीं होंगे। तो सजगता पूर्वक आपको आगे बढ़ना है और इस प्रकार से इन सभी नियमों का आपको पालन करना है। अपेक्षा है पूरी जानकारी आपको ठीक तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ भी आपको मिलेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।